Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Evening, sir. sir. Good evening, sir. गुड Good इवनिंग। evening, sir. हाँ भाई, पब्लिक आ गई। Yes, sir. Yes, sir. क्या कर रहे थे? Differential rate law पे Kinetics. अच्छा, डिफरेंशियल रेट लॉ स्टार्ट किया था ना? Yes, sir. डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में, और डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में जितना बात हुई हमारी वो ये थी कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिखिए, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस रिएक्शन के रेट को किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ लिंक करेंगे विद सम अननोन पावर। ये हमें पावर पता नहीं। तो हम लोग ने उस दिन ये बात की थी थोड़ी सी, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसमें जो हमारा अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो उस केस में आपको प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ए और बी का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो पता चल जाता। मतलब ऐसा हो रहा है जैसे अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसको आप एलिमेंट्री कहते हैं, तो उस केस में ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ए और बी के आपस में रिएक्शन करने से, बल्कि उस दिन भी यही गड़बड़ की थी शायद, मुझे याद आ रहा है। हम इसको और सही कर लेते ताकि लिखना आसान हो जाए। इसको हटा देते हैं। अब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगी बात। यानी अगर मान लीजिए ऐसा कहते हैं कि ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब है कि ये एक ही स्टेप में होगा। अब एक ही स्टेप में होगा इसका मतलब है कि ए और बी को आपस में टक्कर मारनी पड़ेगी, यानी ए आएगा, बी आएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ए और बी का इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई दे रहा है कि एक ए आएगा, एक बी आएगा, टक्कर मारेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि इफ इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इन दैट केस अगर ये नेट है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी हम बात करेंगे क्यों, लास्ट क्लास में हमने बात भी की थी। लेकिन अगर यही रिएक्शन एलिमेंट्री होती, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये हमारी एक अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसको आप सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। तो अगर ये सिंगल स्टेप है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आपस में टक्कर मारेंगे ही मारेंगे, और तब इस रिएक्शन का अगर आप डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते हैं तो ये के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 आ जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो आपको इनके इन्वॉल्वमेंट्स दिखाई देते हैं। अगर आपको इनके इन्वॉल्वमेंट्स दिखाई देते हैं तो आप आसानी से इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिख सकते हैं। और ये जो 1 आपने लिखा है ये इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी है, यानी मॉलिक्युलैरिटी इस रिएक्शन की क्या है, 1 + 1 2, यानी मॉलिक्युलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऐसा सिर्फ कब होगा, ऐसा तब होगा जब आप एलिमेंट्री स्टेप की बात करें। यानी अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो भी उस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होती है वही उस रिएक्शन का ऑर्डर बन जाता। लेकिन अगर कोई नेट केमिकल इक्वेशन है तो मॉलिक्युलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन लिखी गई है ये नेट रिएक्शन है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये किसी को नहीं पता, तो इसलिए मॉलिक्युलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो भी कुछ है वो है ऑर्डर, और वो ऑर्डर भी आप एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन को देखकर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ समझ पा रहे हो? यानी कहने का मतलब, अगर तुम्हें याद हो हम लोग ने उस दिन भी बात की थी कि भाई अगर आप ये कहते हैं कि सर कैसे आप कह रहे हैं कि आप रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्या है ये आपको पता नहीं चल रहा है, कैसे कह रहे हैं? पता तो चल रहा है, ए का एक बी का एक टक्कर मार रहा है, तो इन्वॉल्वमेंट इज 1 and 1। जैसे आपने यहां बोला है वैसे यहां भी बोलना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ये डाउट है कि ए ने बी से कभी टक्कर मारी भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन का एक रिजल्टेंट है। यानी ये रिएक्शन एक नेट रिएक्शन है जो कई सिंगल स्टेप्स को जोड़कर बनी होगी, इसलिए ये हो रही है कि नहीं ये नहीं पता मुझे। और हम लोग ने लास्ट क्लास में इस बारे में बात भी की थी कि भाई ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ए ने बी से कभी टक्कर ही ना मारी हो। ये याद है ये वाली बात कि ए ने बी से कभी टक्कर भी ना मारी हो? हाँ पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि ए ने जो है ए से टक्कर मार दी हो, हाँ ठीक है, कुछ बन गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर बी ने बी से टक्कर मार दी तो मान लीजिए कुछ और बन गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। फिर ए स्टार और बी स्टार आपस में भिड़ गए, ये देखिए ये भी पॉसिबल है। ए स्टार और बी स्टार आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप ए स्टार ने बी स्टार से टक्कर मारी और ये तब प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये भी पॉसिबल है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सारी रिएक्शंस को जोड़ूं तो कुछ ए और बी के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब समझ ऐसे कुछ बन रहा है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में जो रिजल्टेंट रिएक्शन है, वो अलग बात है कि ये सब कैंसिल होने के बाद ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रिजल्टेंट रिएक्शन तो कभी हो ही नहीं रही है। तो इसलिए आप प्रोडक्ट रिएक्शन को देखकर कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में ए और बी का इन्वॉल्वमेंट क्या है। मेरी बात सब लोग समझ रहे कि नहीं? सर इसका कोई केमिस्ट्री वाला एग्जांपल दे दो।
नहीं, केमिस्ट्री वाला नहीं, अभी हम जब रिएक्शंस लिखेंगे, जब उनकी मैकेनिज्म्स लिखेंगे, तब तुम्हें बताएंगे वाली बात। तो अभी अभी के लिए सिर्फ एक एक चीज समझते चलते हैं कि हमारे पास आप जब भी कभी कोई रिएक्शन दी जाती, अगर वो एलिमेंट्री स्टेप है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एलिमेंट्री का मतलब वो हो रहा है, आपके आंखों के सामने हो रहा है, एक ही स्टेप में है तो होगा ही होगा। तो अगर वो आंखों के सामने हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मॉलिक्युलरिटी है वही ऑर्डर, उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि जो दिख रहा है वही इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अगर कोई रिएक्शन नेट केमिकल इक्वेशन है तो फिर आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। अगर कोई रिएक्शन नेट केमिकल इक्वेशन है तो आप बिल्कुल कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में रिएक्टेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आप ऑर्डर कभी बता ही नहीं सकते। पहली बात, ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन को देखकर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसका रीजन क्यों बोल रहा है, क्योंकि नेट केमिकल इक्वेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कई सिंगल स्टेप्स को जोड़कर बनती। अब अगर वो जोड़कर बनती है तो वो होती है या नहीं होती है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। एक एग्जांपल है कि ए ने बी से कभी टक्कर मारी नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनल रिएक्शन क्या लिखी जा रही है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। जबकि ए ने बी से कभी रिएक्शन की नहीं, ये देखिए पहले स्टेप में कुछ और, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, ए ने बी से कभी बात ही नहीं की। इसलिए कभी भी नेट रिएक्शन को देखकर आप रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए पावर में आपको अननोन बातें लिखनी पड़ती हैं, ए एंड बी। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, तो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो है वो ए प्लस बी प्रिडिक्ट किया जाएगा, और इस ए और बी की वैल्यू के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप रिएक्शन को देखकर। आपको आप एक्सपेरिमेंटली ही ए और बी की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी, आप रिएक्शन को देखकर कभी भी ऑर्डर का अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अगर आप एलिमेंट्री स्टेप हैं देन मॉलिक्युलरिटी विल बी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन अगर आप नेट केमिकल इक्वेशन है तो देन देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्युलरिटी, देन देयर इज ओनली वन टर्म व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड, व्हिच इज ऑर्डर, व्हिच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। आप रिएक्शन को देखकर कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर बराबर होते हैं, नेट केमिकल इक्वेशंस के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज है जो हमें एक्सप्लेन करनी है, वो है ऑर्डर, और वो भी आप देखकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप एक्सपेरिमेंटली ही इस बात को जान पाएंगे। सर हाँ सर, मॉलिक्युलरिटी मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम। मतलब जैसे ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी है वो 1+1, अगर यहाँ 2 होता तो 1+2, यानी जो भी मॉलिक्युलरिटी है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मान लीजिए एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो 1 और 2, यानी 1 ए और 2 बी टक्कर मार रहे हैं, सो द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 3। बात समझ लो। लेकिन नेट केमिकल इक्वेशन में आप सोचिए, क्या आप कह सकते हैं कि एक ए और एक बी टक्कर मार रहे हैं? तो आप तो इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा सर। नेट रिएक्शन के अंदर मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है कि कितने लोग भिड़ रहे हैं। ऐसे में सर आप मॉलिक्युलरिटी को भाड़ में भेजिए, सिर्फ एक चीज बचती है, एंड दैट इज ऑर्डर। और वो ऑर्डर भी आप मजबूर हैं, आप सिर्फ प्रिडिक्ट कभी नहीं कर सकते, आप एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमिन कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो इसमें 1-2 लाइनें लिख सकते हैं, हम इसमें 1-2 लाइनें लिख देते हैं, जरा सा नोट डाल के लिख लेते हैं। For elementary reaction, order is equal to molecularity. For net chemical equation, there is no significance of molecularity. Order is determined experimentally. ये बात जो है ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कहीं पर पूछी जा सकती है, तो इसलिए हमें ये 2 बातों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई रिएक्शन देकर ये कह दिया जाए कि जरा इसका ऑर्डर बता दो, तो बस आप समझ लीजिएगा कि ये सवाल गलत। ये सवाल सिर्फ एक केस में सही हो सकता है कि जब वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन, अदरवाइज रिएक्शन को देखकर आप उसका ऑर्डर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको ये कह दिया जाए कि एलिमेंट्री है तो जो भी मॉलिक्युलरिटी है वही उसका ऑर्डर। समझ लो ना, मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या हुआ कि कितने लोग भिड़े एक साथ। अब कितने लोग भिड़े एक साथ ये एलिमेंट्री में तो दिखता है, नेट में तो पता ही नहीं चलता कि भिड़ भी रहे हैं कि नहीं भिड़ रहे हैं। मेरी बात समझ लो कि नहीं? इसलिए नेट रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो भी कुछ है वो ऑर्डर, और वो ऑर्डर भी देख के नहीं बताएंगे, एक्सपेरिमेंटली ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है।
अब सोचो एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे अभी हमारे पास जो रिएक्शन थी उसका डिफरेंशियल रेट लॉ मैंने ये लिखा था, K इंटू ए की पावर A इंटू बी की पावर B। ठीक, अब ये बताओ A और B क्या है? A and B are the order of the reactions with respect to A and B, order of the reaction with respect to A and B, क्लियर है? Yes, sir. अब वो कह रहा है जरा बताइए A और B की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता A और B की वैल्यू क्या होगी, ये तो नेट रिएक्शन है, मैं नहीं जानता। हाँ, एक्सपेरिमेंटली अगर आप कहें तो मैं A और B की वैल्यू बता सकता हूं। कैसे? मैंने क्या किया, B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखकर A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ना, तो A को डबल कर दिया, पता चला रेट 4 गुना हो गया। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला A की वैल्यू 2 हो गई। बताओ समझे बात? यस Yes, सर। sir. इसी Yes, तरह sir. से A को कांस्टेंट रख को B को दुगना कर दिया, पता चला रेट पे कोई असर ही नहीं पड़ा। तो हमने कहा यार ये तो बेकार हो गया, B को दुगना करने से अगर रेट पे फर्क नहीं पड़ता यानी B की वैल्यू 0 है। Zero. Yes, दिस इज sir. एक्सपेरिमेंटल, मतलब आप कुछ कर सकते हैं तो एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कहें कि नहीं यार मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू 1 2 है, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती तो सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब है जो दिखता है वो हो रहा है, क्योंकि अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नहीं दे रखा। यानी एक रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जिसको एलिमेंट्री कहा जाता है, उसको एक स्टेप में ही कंप्लीट होना है, और अगर उसको एक ही स्टेप में कंप्लीट होना है तो जैसा दिख रहा है वैसा ही होना पड़ेगा। इसलिए मॉलिक्युलैरिटी भी दिखती है और ऑर्डर भी दिखता है। बट नेट केमिकल इक्वेशंस में जो इन्वॉल्वमेंट है रिएक्टेंट्स का वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या आपको नेट रिएक्शन को देखकर कभी भी पता नहीं चल पाता। इसलिए नेट रिएक्शंस के ऑर्डर या रिएक्टेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, या फिर उस नेट रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसका सहारा लेना पड़ता है। हम ये बात इसी चैप्टर में आगे करने वाले हैं कि मैकेनिज्म्स को यूज करके रिएक्शंस के ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटली बात समझ में आगे सबको कैसे प्रिडिक्ट किए जाते हैं? यस सर। ठीक, Yes, और sir. अब हम बात यस सर। थोड़ा बाद में हम इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि आप मैकेनिज्म्स को देखकर ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो जैसे अभी मैंने यहां मैकेनिज्म लिखी थी, ए ने बी से टक्कर मारी, बी ने ए से टक्कर मारी, ऐसे करके उस मैकेनिज्म को देखकर आप ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे रिएक्शन का, ये भी हम सीखेंगे। और ये जेई का बहुत फेवरेट टॉपिक, हम बाद में बात करते हैं। सर हाँ सर सर आपने जो अभी बोला कि रेट ए, ये जो ए के ऊपर लिख रखा है वो ए का ऑर्डर है, ए के रेस्पेक्ट में। हाँ, नहीं, रिएक्शन का ऑर्डर है ए के रेस्पेक्ट में ए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोला आपने है। ए के रेस्पेक्ट में क्यों बोला? मतलब देखो बात समझो, रिएक्शन का ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट में मतलब ए की वैल्यू अगर 1 है तो रिएक्शन का रेट ए के रेस्पेक्ट में उतना ही रहेगा जितना ए है। मतलब ए को दुगना करोगे तो रेट दुगना हो जाएगा, ए को आधा करोगे तो रेट आधा हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू 1 है तो। यानी रिएक्शन का रेट ए के रेस्पेक्ट में ए है और बी के रेस्पेक्ट में बी है। ओवरऑल ऑर्डर की अगर आप बात करें तो वो ए प्लस बी डिफाइन करेगा। मतलब समझो ए और बी का इंडिविजुअल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो वो ए प्लस बी प्रिडिक्ट किया जाए। मतलब हमें तो ओवरऑल रिएक्शन के रेट से मतलब है, और ओवरऑल रिएक्शन का रेट तो इंडिविजुअल रेट्स ऑर्डर्स ही डिसाइड करेंगे, दैट इज ए प्लस बी। समझ रहे हो ना? तो ये इंडिविजुअल वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं कि दिस ए इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, दिस बी इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट बी, बट हमें मतलब है ओवरऑल ऑर्डर से कि रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है। तो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ए और बी मिलकर डिसाइड करेंगे, दैट इज ए प्लस बी। समझ रहे हो ना? Yes. हाँ सर, ये जो ए और बी रिएक्शन का ऑर्डर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो रिएक्शन की रेट बदल जाएगी। बिल्कुल, रेट बदल जाएगी, लेकिन रेट बदलेगी किस तरह से ये रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते आप। उसके लिए आपको ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अच्छा, मतलब और ऑर्डर वो एक्सपेरिमेंटली पता चले और रिएक्शन किस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब उसका बिल्कुल रेट। बिल्कुल। एंड दिस इज डिफरेंशियल रेट लॉ, क्योंकि कल हमारी बात हुई थी डिफरेंशियल रेट लॉ एक ऐसी इक्वेशन होती है जो रिएक्शन के रेट को रिलेट करती है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ विद सम अननोन पावर्स, एंड दोस पावर्स आर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और वो पावर हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलती हैं, हम देखकर कभी पता नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। यहां तक समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जेई में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पर भी सिर्फ डिफरेंशियल रेट लॉ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, बिकॉज जेई के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के सिर्फ डिफरेंशियल रेट लॉ और इंटीग्रेटिंग रेट लॉ ही हमारे सिलेबस में। तो हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, चलिए अपने हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहला केस बना लेते हैं, केस 1। केस 1 क्या है? मान लीजिए ए गिव्स प्रोडक्ट। क्या तुम्हें देख के पता चल गया ये जीरो ऑर्डर है? Yes, sir. कैसे पता चल गया बे?
देख के तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता, गजब आदमी हो, देख के रिएक्शन का ऑर्डर बता देते हैं। नहीं, अगर वो सिंगल स्टेप होगी तो पता नहीं। होगी तो, और एक बात और समझ में आ गई, जीरो ऑर्डर, बताओ देखते किस किस पकड़ में आई ये बात। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से ये रिएक्शन लिखी है, इसको देखकर एक बात बहुत अच्छी पकड़ में आती, जीरो ऑर्डर कभी भी सिंगल स्टेप नहीं हो सकती। सोचो, क्योंकि अगर जीरो ऑर्डर सिंगल स्टेप हुई तो यहां जीरो होना पड़ेगा, फिर यस सर। वो तो हो ही नहीं सकता। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो सकती हैं, वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस कभी नहीं हो सकती। तो चलिए, हमें तो नहीं पता सर आपने कौन सा ऑर्डर दिया है, आप ये बताइए मुझे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ये देखिए, मैं आपके इसके बगल में एक चीज लिखता हूं, हो सकता है तुम्हें उससे पता चल जाए। ये है इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ। अब बताओ, अब तुम्हें पता चला कि ये जीरो ऑर्डर है? यस सर। अब मुझे पता चल गया सर, आपने रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ दे दिया, और डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है? रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ विद सम अननोन पावर रिलेट किया जाता है, और अगर वो जीरो है तो दैट मींस द ऑर्डर इज जीरो, यानी दिस इज ओवरऑल अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। चलिए ठीक है, अगर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है तो अब आप मुझसे क्या क्या पूछ सकते हैं ये बताइए। सबसे पहला सवाल, ये रिएक्शन कब पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी? ये पहला सवाल। इस रिएक्शन के आधे होने में कितना वक्त गुजर जाएगा? इस रिएक्शन के चौथाई होने में कितना वक्त गुजर जाएगा? अब आती है बात, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप बनाते हैं या डिफरेंशियल रेट लॉ जो आप बनाते हैं, उसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके आप इस तरह के सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। जरा जल्दी से देखते हैं, क्या ये रेट जो हमने लिखा है, इस रेट को क्या मैं माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकता हूं? यस सर। और अगर ये माइनस डी ए बाई डी टी लिखा जा सकता है तो इसको के ए रेज टू पावर जीरो लिखा जा सकता है। सेम हो गया ये? यस सर। अब आप इसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज माइनस डी ए विच इज के डी टी, इंटीग्रेट कर देते हैं। जीरो टाइम पर मैं था कितना? पूरा था, ए नॉट। टी टाइम के बाद मैं कितना बचा? ए टी। यानी मैं था जीरो टाइम पर ए नॉट, और टी टाइम के बाद मेरा अमाउंट है ए टी। अब देख कर लगता है सर ये रिलेशन है ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ये है मेरा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का रिलेशन। बताओ ठीक है ये? यस सर। अब मुझे बता, अच्छा इसमें बहुत ज्यादा जरूरी चीजें क्या है? ए नॉट इज इनिशियल अमाउंट, इनिशियल वैल्यू, और ए टी इज कंज्यूम्ड वैल्यू या लेफ्ट वैल्यू? सर लेफ्ट वैल्यू। दिस इज लेफ्ट वैल्यू ऑफ ए, लेफ्ट वैल्यू ऑफ ए। यानी ये इनिशियल वैल्यू है, ये बची हुई वैल्यू है, और अगर इन दोनों को घटाना चाहते हैं तो दिस इज कंज्यूम्ड। समझ में आई बात? यस सर। ये कंज्यूम्ड वैल्यू है। चलिए ये भी ठीक सर। यानी हाँ सर यहाँ पे रेट गिवन होती है। हाँ, मतलब आपको आप देखा, हमें तो यहां पर ये नहीं पता नहीं ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, या तो आप मुझे ये लिख के दे दीजिए जीरो ऑर्डर है, मुझे तो आपको बताना पड़ेगा, मैं तो देखकर कभी कुछ बता नहीं सकता। तो आपने एक रिएक्शन लिख दी, ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। अब आपने पूछा कि इसकी हाफ लाइफ निकालो, तो मैंने कहा हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? ऑर्डर तो बताओगे। उसने कहा ऑर्डर नहीं बताएंगे हम, तो जो लिखना लिख दिया हमने। तो अगर उसने ये लिख दिया तो भी मुझे ऑर्डर पता चल गया। यस सर। और अगर ये ना लिखे और ये बता दे कि भाई ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो भी बात हो गई। हमें आप बता दीजिए, बस कैसे बताना है वो आप देख लीजिए, हमें देख के नहीं पता चलेगा। ये क्लियर, समझे कि नहीं बात? यस सर, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। रिएक्टेंट की मतलब कॉम्प्लेक्स भी अगर मैकेनिज्म है इसका, अगर हाँ, तो मतलब ए टक्कर तो मार रहे होंगे। नहीं, ए तो टक्कर मार रहे होंगे, लेकिन ए के टक्कर मारने से भी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब रेट इज लिंक विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर जीरो, यानी ए को बढ़ा भी दो, ए को घटा भी दो, रेट रिमेन्स कांस्टेंट। द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी पहले 5 मोल लिया, फिर 12 मोल ले लिया, 50 मोल ले लिया, रेट रिमेन्स कांस्टेंट। उसका आधा लाइफ, अगर वो पूरी रिएक्शन 50 दिन में खत्म होती है तो 25 दिन में आधी हो जाएगी, 12.5 दिन में चौथाई हो जाएगी, सो ऑन बात खत्म। क्योंकि वो एक कांस्टेंट रेट। एक्सपेरिमेंटली भी अगर ए भी कैलकुलेट होते हैं, हाँ, तो वो कैसे होते हैं? मतलब देख, ऐसा हो सकता है ना, रिएक्शन इसके आपने क्या किया, आपने कोई रिएक्शन लिखी और उसमें रेट कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो अब आपने क्या किया कि ए की वैल्यू दुगनी कर दी। अब ए की वैल्यू दुगनी करने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तिगनी कर दी, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ए की वैल्यू आधी कर दी, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा लग रहा है जैसे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, सो इट विल बी रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज पावर जीरो। ये एक्सपेरिमेंट में निकाला जा सकता। ऐसा हो सकता था कि ए को दुगना करने से रेट दुगना हो गया, तो ऐसे में रेट इज डायरेक्टली लिंक विद ए की पावर 1। दुगना करने से वो 4 गुना हो गया तो ए की पावर 2। एक्सपेरिमेंटली ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपका रिएक्शन का रेट ए की कॉन्सेंट्रेशन पर या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर किस तरह से डिपेंड करता है। ये अगर मुझे पता चल रहा है तो मैं ऑर्डर प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं। और सर, अगर ये सिंगल स्टेप की होती रिएक्शन,
हाँ तो हो नहीं सकती तब हम थी। इसको ऑर्डर 1 नहीं लिखते। हाँ तो अगर ये सिंगल स्टेप होती देन ऑर्डर विल बी 1। ओके। भाई अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती तो जो मॉलिक्युलरिटी है वही ऑर्डर है। मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 1, तो ऑर्डर इज 1। लेकिन अब क्योंकि ये सिंगल स्टेप नहीं है, वो कह रहा भाई मुझे नहीं पता सिंगल पिंगल, मैं तो ये कह रहा हूं भाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। कैसे ये लिखा है? तो जैसे ही आपने इसको जीरो ऑर्डर बोला मैं समझ गया भाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। इस डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके अपना मस्त एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब आप धीरे धीरे पूछते रहिए कि कब मैं खत्म हो गया, कब मैं आधा हो गया, कब मैं चौथाई हो गया, सब यहां से निकल के आएगा। सोचो जरा, अगर मैं टी 100% कैलकुलेट करना चाहूं, टी 100% का मतलब क्या हुआ? कंप्लीशन टाइम। समझ रहे हो बात को? यानी अब मैं कंप्लीशन टाइम निकालना चाहता हूं, ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगी। क्या मतलब है बताइए? 100% का पूरा खत्म। पूरा खत्म मतलब 80 0 बचा हुआ अमाउंट है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर आप टी 100% निकालना चाहते हैं तो टी 100% निकालने के लिए आपको 80 को 0 मानना पड़ेगा। और अगर 80 0 है तो ए नॉट इज इक्वल टू के टी 100%। इससे टी 100% की वैल्यू कितनी आ रही है? ए नॉट बाय के। साफ दिखाई दे रहा है कि कंप्लीशन टाइम जो होगा वो ए नॉट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ए नॉट बढ़ता जाएगा, कंप्लीशन टाइम बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर हाफ लाइफ निकालनी होती तो क्या करते? टी 50%। मान लीजिए टी 50% निकालना हो तो क्या मतलब हुआ इस बात का? टी 50%, जरा बताओ। टी 50% अगर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ टी हाफ, दिस इज हाफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ जो 80 है वो ए नॉट बाई 2 होगा। Yes, अच्छा sir. अच्छा, एक चीज का और ध्यान देगा, हम शुरू में कंफ्यूज रहते थे तो हम तुम्हें बता दें कहीं तुम में से किसी को कंफ्यूजन ना हो बाद में। जैसे टी 75% लिखा तो टी 75% का मतलब है 75% कंप्लीट। इस बात का ध्यान रखना, 75% बचा नहीं, 75% कंप्लीट। यानी जो भी टाइम तुम्हें कैलकुलेट करना है जो नीचे लिखा गया है दैट इज द कंप्लीशन टाइम। और तुम्हें कंप्लीशन से मतलब नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए होता है? 80। तो तुम्हें बचा हुआ अमाउंट चाहिए। ध्यान, ये समझ पाए मेरी बात को? Yes, sir. अभी निकालते हैं। अब देखो यहां पर वो गलती इसलिए नहीं हो रही है कि अगर आपने टी 50% बोल दिया तो 50 घटा या 50 बचा, एक ही बात है। 50-50 बस हो, चाहिए बोलो चाहिए बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर किसी बच्चे को इसका मतलब नहीं पता कि भाई नीचे जो लिखा जाता है इसका क्या मतलब है, तो वो सवाल गलत कर सकता है। कई बच्चे समझते हैं टी 75% का मतलब है 75% बच गया। 75% बच नहीं गया, वो टाइम कैलकुलेट करिए जिसमें 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इफ द रिएक्शन इज 75% कंप्लीटेड, द लेफ्ट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विल बी 25 ऑफ द इनिशियल अमाउंट। बात समझे कि नहीं? यानी कब 80 25% लिखा जाएगा 80 की वैल्यू। अभी हम लिखते हैं, यहां आ गया 80 ए नॉट बाई 2 और आपका रिलेशन बन गया 80 की जगह आपने डाल दिया ए नॉट बाई 2 के टी हाफ। सो टी हाफ की वैल्यू आ गई ए नॉट बाई 2 के। और वो लगना भी था, देख लीजिए आप, ए नॉट बाई के हमारा पूरा टाइम है, उसका आधा टाइम आपका, उसका आधा उसका आधा उसका, सो ऑन सो ऑन। इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट से गिरती चली जा रही, ये रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट से घट रही है। देखिए रेट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये तो है ही नहीं, यानी ये कांस्टेंट रेट से चलने वाली रिएक्शन है। इसलिए अगर ये 50 दिन में खत्म होती है तो 25 दिन में आधी होगी ही होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कहा जाए टी 25% निकालिए, अब जरा ये लिख लो ताकि गलती ना हो। टी 25% कैलकुलेट करो जरा। टी 25% के लिए का क्या मतलब होगा? नीचे जो लिखा जाता है इसका मतलब 25% कंप्लीट। 25% कंप्लीट, 25% कंप्लीट मतलब 80 की वैल्यू 3a0/4। समझ में आई बात? यस सर। बिकॉज 80 इज नॉट कंप्लीटेड अमाउंट, 80 इज द लेफ्ट अमाउंट। सो अगर 25% कंप्लीट हो गया तो 75% बच गया। 75% ऑफ ए नॉट इज 3/4 है ना, बस खत्म हो गया। ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी, ये रिलेशन है। अब आप ए नॉट की जगह डाल दीजिए, 80 की जगह डाल दीजिए 3a0/4। इट इज के टी 25%। इससे टी 25% की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? ए नॉट बाय 4K। ये 25% है। मतलब अब इसमें कुछ भी कर लो, अब कुछ भी मतलब समझ लो, 25%, 40%, 50% जो निकालना निकालते रहो, क्योंकि आपको एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का एक डिफरेंशियल इक्वेशन पता है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करना आपको आता है। उसके बाद आप जो निकलवाना चाहते हैं हम निकालते रहेंगे, इंटीग्रेट करते जाइए, आंसर आता जाए, खत्म। यहां तक समझ में आई बात? सर ऐसे रिएक्शन होती है,
सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है असल में? हाँ, और क्या, बहुत सारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। अरे ऐसी क्यों नहीं हो सकता? तुम सोचो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने मतलब चेंज करने से हो सकता है ना रेट पर असर ना पड़ता हो, ये पॉसिबल है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। इसके आप दुनिया भर के ग्राफ्स बना सकते हैं। जैसे मैं अगर कुछ एक आध ऐसी अपने मन से कुछ ग्राफ बनाता हूं, ये जरा जल्दी जल्दी बना लो। ये ये सब फर्जी है एकदम। रेट और टाइम का मान लो बनाना हो, इसी तरह से मान लीजिए आप एटी और टाइम का बनाना हो, इसी तरह से ए नॉट माइनस एटी और टाइम का बनाना हो, तो अगर रेट और टाइम का बनाना है तो मुझे लगता है सीधा है, Yes, sir. क्योंकि रेट तो कांस्टेंट है, टाइम से क्या लेना देना। तो रेट इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? दिस इज के, ये के बराबर। और एटी और टाइम का बनाना है, एटी मतलब क्या हुआ? लेफ्ट अमाउंट और कंज्यूम्ड? लेफ्ट अमाउंट। तो टी इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट अमाउंट कितना होगा? टी इज इक्वल टू 0 पर ए नॉट ए नॉट होगा, 100%। 100% बचा होगा, यानी यहां से शुरू होगी रिएक्शन। और ये वैल्यू कौन सी होगी? ए नॉट। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जाएगी ये आदमी खत्म हो जाएगा। और खत्म किस टाइम पर होता है? दिस इज कंप्लीशन टाइम। याद है टी 100%, और टी 100% की वैल्यू थी ए नॉट बाय के। यानी ये वाला पॉइंट ए नॉट हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा ए नॉट बाई के हो गया। ऐसे करके अपना कर्व बन गया। ऐसी ए नॉट माइनस एटी को बनाओगे तो तुम ऐसे बन जाएगा जिसका स्लोप के बराबर हो। बताओ, समझ पा रहे हो? ये सब तो तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, सब समझते होगे। अच्छा, ये अच्छा सवाल बन गया, मतलब सब एक अच्छा मेंस लेवल का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे जो बच्चे ऐसे रट उठा के जाते हैं उनके लिए सवाल अच्छा हो गया। जैसे मैं एक सवाल लिख के दे दूंगा कि एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, और उस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एक बार इसको नोट कर लो, फिर सवाल अलग से बना लेते हैं। बना लिया ये? यस सर। जैसे मान लीजिए ऐसे एक सवाल बना लेते हैं कि भाई ए गिव्स प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉ हमें सवाल में दे रखा है k इंटू ए की पावर 0। चलिए ठीक है, इसको भूल जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि भाई ये बताइए जरा कि अगर मैं आपको 80 और टाइम का कोई कर्व दे दूं सवाल में ऐसा, जिसमें ये वैल्यू है हमारी 5, ऐसे उल्टा सीधा लिख रहा हूं यार, और ये वैल्यू है मेरी 2 ऐसे, तो क्या बता सकते हैं रेट कांस्टेंट क्या होगा? मतलब ऐसे मेरे दिमाग में आया तो मैंने पूछ लिया तुमसे ऐसे। तो वो कुछ यूनिट के साथ अपना जो भी पूछना होगा पूछ लेगा। तो अगर सोचो ये 5 है और ये 2 है, तो जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो ही जवाब दे पाएगा। वो जानता है इस बात को कि अगर 80 और टाइम का कर्व इस रिएक्शन का बनता है तो दिस पॉइंट विल बी ए नॉट। क्लियर? Yes, sir. एंड दिस पॉइंट विल बी ए नॉट बाई के। सो दैट मींस दिस इज, हाँ, रेट कांस्टेंट निकालना। तो जो हमारा क्या बोले इसको, 2 इज इक्वल टू ए नॉट बाय के। सो के इज इक्वल टू 5/2। यूनिट के साथ अपने हिसाब से। सब लोग समझ रहे हो ना क्या है? मतलब मैं बताना चाह रहा हूं, जिसको ग्राफ का आइडिया नहीं है और समझ लो जो रट रटा के गया है, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि वैल्यूज क्या दे रखी है। तो जो समझदार है समझ जाएगा कि ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन पक्का ए नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वो इंटरसेक्शन है जिसमें 80 की वैल्यू 0 हो रही, और अगर 80 की वैल्यू 0 हो रही है तो दैट मींस द लेफ्ट अमाउंट इज 0, सो दिस विल बी द कंप्लीशन टाइम, एंड द कंप्लीशन टाइम फॉर दिस रिएक्शन इज ए नॉट बाय के। तो इसका मतलब ये 2 है ए नॉट बाई के, और ये जो 5 है वो ए नॉट है। इसको यूज करके के की वैल्यू निकाल लीजिए, 2.5 आ गई। कुछ समझ लो कि नहीं? तो हो सकता है इससे मिलता जुलता कुछ बकवास हमसे पूछी जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला केस था। अब हम दूसरा केस बनाते हैं इसी के अंदर। सर, हाँ सर जैसे जीरो ऑर्डर वो लिमिटिंग वेरिएंट जैसा है क्या? जैसे हम सर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हाँ, सर वो लिमिटिंग वेरिएंट जैसा है क्या? सर जैसे लिमिटिंग वेरिएंट अगर कांस्टेंट है तो सर प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना लिमिटिंग वेरिएंट चाहेगा, ऐसा? अब पता नहीं, अब जैसा भी सोचना है आप क्या बताएं। अब तुम देखो, मतलब तुम पता नहीं तुम क्या पूछ रहे हो। लिमिटिंग रेजेंट तो लिमिटिंग रेजेंट होता है। सर नहीं, जैसे लिमिटिंग वेरिएंट अगर बढ़ाए ना तो सर हाँ प्रोडक्ट उतना ही बनता है जितना लिमिटिंग वेरिएंट होता है, मतलब। हाँ, मतलब अब इसको लिमिटिंग रेजेंट मान लो, ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब ओके इसका कोई आपस में लिंक नहीं है। अच्छा, अब इसी में दूसरा केस बनाते हैं, केस 2। ये ले लेते हैं। बताओ, इसका ऑर्डर दिख रहा है तुम्हें इस रिएक्शन का? नो सर।
दिख ही नहीं सकता सर, दिखेगा कैसे? आप बताइए कुछ, चलिए बता देते हैं। रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर 0। अब दिखता है ऑर्डर? आप बता सकते हो इस रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होगी, फुल लाइफ क्या होगी, हमारी लाइफ, तुम्हारी लाइफ, जो भी बकवास है सब कर लेंगे सर। अभी तो बताया जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ ए नॉट बाई। अब इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन है यार, किताबों में लिखते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ ए नॉट बाई 2 के होती। अभी आई थी कि नहीं पीछे ए नॉट बाई 2 के? यस सर। लेकिन तुम यहां निकालो ये नॉट बाई 2 के नहीं आई। हमें यार ये अजीब बकवास है। बकवास नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी सी बात है। वो सिर्फ इतनी है कि अगर मैं ये रिएक्शन दी जाए, ठीक, और इस रिएक्शन का ये लॉ दिया जाए, तो दैट मींस क्या ये सही कह रहा हूं मैं कि तुम्हें सवाल में के की वैल्यू गिवन है? यस सर। है ना, ठीक है। Yes. अच्छा, अब इसको भूल जाते हैं। अब ये बताइए जरा, अब मैं इस रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करता हूं। क्या तरीका है हाफ लाइफ, फुल लाइफ, चौथाई, पैथाई निकालने का? सर इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा जाए और उसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाए, सारे वैल्यूज निकल आएंगे। तो क्या मैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिख सकता हूं? रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या इस बार रेट ऑफ द रिएक्शन माइनस 1/3 DA/DT नहीं होगा? होगा सर। और दिस विल बी इक्वल टू के ओनली। यस सर। मतलब ए तो है ही नहीं, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस DA इज इक्वल टू 3K DT। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये 0 टाइम पर मैं A नॉट हूं, T टाइम पर मैं AT हूं, और इस बार ये आ गया A नॉट माइनस AT इज इक्वल टू 3KT। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैंने कहा मुझे आपकी हाफ लाइफ चाहिए, तो हाफ लाइफ का मतलब है AT की वैल्यू A नॉट बाई 2 होनी चाहिए। बताओ ठीक है? यस सर। तो अगर AT की वैल्यू A नॉट बाई 2 है तो जरा बताओ T हाफ कितना निकल के आएगा? T हाफ आएगा A नॉट बाय, कुछ समझे? यस सर। और ये जो K है वो ये वाला K यहां रख देंगे, आंसर आ जाए। क्योंकि इसी K को लेके मैं आगे बढ़ा हूं और ये मेरा फाइनल आंसर। अब मैं तुम्हें बताता हूं गड़बड़ क्या है। किताबों में जो ये लिखते हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ A नॉट बाई 2 के होती, सिर्फ ये लिख देते हैं फॉर एनी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स द हाफ लाइफ इज A नॉट बाई 2 के, जबकि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? A नॉट बाई 6 के। एक्चुअली तुम्हारा आंसर भी A नॉट बाई 2 के ही है। आप समझिए बात को, दिस इज A नॉट बाई 2 के डैश, जिसमें K डैश की वैल्यू जो है वो 3K है, बस इतना फर्क है। यानी दिस K डैश इज 3K। कुछ समझे नहीं मेरी बात को? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किताबों में ऐसा क्यों लिखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ A नॉट बाई 2 के होती, क्योंकि तब K गिवन नहीं होता। वो एक जनरल बात कर रहा है, कोई भी जीरो ऑर्डर A नॉट बाई 2 के, कोई भी जीरो ऑर्डर A नॉट बाई 2 के, हाफ लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक। अब सवाल क्या है? ये जीरो ऑर्डर है, इसमें K की वैल्यू गिवन, तो अब जो आप आंसर निकालेंगे ना, वो आंसर इस K को यूज करके निकालेंगे, और इस K को यूज करके जो बच्चा A नॉट बाई 2 के कर देगा वो गलत करके आएगा, और जो A नॉट बाई 6 के करेगा वो आंसर सही लिख के आएगा। कुछ मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या कह रहा हूं मैं? मतलब जैसे मान लो यहां K की वैल्यू 5 दे रखी, तो रेट इज इक्वल टू 5 इंटू A की पावर 0, तो सारी दुनिया समझ गई जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर हो गया ना, ठीक। अच्छा, अब उसने सवाल क्या पूछा है? हाफ लाइफ निकालो। तो जो बच्चा याद करके गया है किताब की बात कि A नॉट बाई 2 के इज द आंसर, तो वो K की जगह 5 डाल देगा और A नॉट बाई 2 इंटू 5 करके आंसर लिख देगा, दैट इज A नॉट बाई 10, ठीक। लेकिन जो बच्चा समझदार होगा क्या कहेगा? अरे रुको यार, ये रिएक्शन दे रखी, इसका K दे रखा है, तो मैं इसको डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके हाफ लाइफ निकालूंगा A नॉट बाई 6 के। अब वो K की जगह 5 रखेगा और तब आंसर A नॉट बाई 30 आएगा, ना कि A नॉट बाई 10। यानी अगर सवाल में डिफरेंशियल रेट लॉ गिवन हो तो आपको K की वैल्यू गिवन होती, और उस K को यूज करके आपको हाफ लाइफ या फुल लाइफ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप जनरल कोई स्टेटमेंट बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि फॉर अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स द हाफ लाइफ इज ऑलवेज A नॉट बाई 2 के, चलेगा। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो उस केस में या तो सवाल में K गिवन है या सवाल में K की वैल्यू नहीं गिवन। अगर सवाल में K की वैल्यू गिवन है तो आपको वही K यूज करना पड़ेगा, और ऐसे में आपको डिराइव करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका एक्सप्रेशन T हाफ का क्या बनने वाला। सोचो, इसी सवाल को मैं ऐसे भी तो पूछ सकता था, ये ना देकर, मान लीजिए ये ना दिया जाए और मैं आपसे कहूं कि दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑर्डर इज जीरो। अब बताओ क्या आप तुम हाफ लाइफ नहीं निकाल सकते? है सर, जीरो ऑर्डर है ना, तो हाफ लाइफ A नॉट बाई 2 की होगी। सर आप क्यों नहीं 6 किया? अरे आप 6 कैसे करें, तुम्हें दिया ही नहीं कुछ वैल्यू, तो अब तो तुम जनरल बात बोलोगे ना कि भाई ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, हाफ लाइफ A नॉट बाई 2 के बराबर होगी। यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसको समझने। हाँ, थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करो, ये झंझट है, मतलब इसमें हमें भी बड़ी दिक्कत होती है। A नॉट बाई K कहना भी सही नहीं हो सकता? A नॉट बाई K तो फुल लाइफ होती है ना सर, हाफ लाइफ ऐसे बोल सकते हैं कि K तो भी एक कांस्टेंट ही होगा अपने आप में। मतलब हाफ लाइफ तो हमेशा ही कांस्टेंट होगी, वो A नॉट के ऊपर ही डिपेंड करेगी सिर्फ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब चलो अच्छा फिर से एक बार लिख के देखते हैं, शायद तुम्हें तब समझ में आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल है 2A गिव्स प्रोडक्ट, ये रिएक्शन, और मैं ये कह रहा हूं ये जीरो ऑर्डर, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं हाफ लाइफ ऑफ A बताइए।
क्या लिखे बताओ, ए की हाफ लाइफ क्या लिखे? मैं यही लिखूंगा ना, एक की हाफ लाइफ हो गई टी हाफ इज इक्वल टू जो भी ए का इनिशियल अमाउंट है अपॉन 2k, ये इसकी हाफ लाइफ, बस बात खत्म। और के क्या है सर? के एक रेट कांस्टेंट है, वो आपने दिया नहीं तो मैंने ऐसे के लिख दिया, ठीक। अच्छा अब यही सवाल ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछा जाए, दूसरा सवाल, 2a गिव्स प्रोडक्ट एंड दिस इज अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बिकॉज ऑफ दिस। अब बताइए इसकी हाफ लाइफ क्या? तो अगर अब जो बच्चा गधा है, गधा मतलब जिसने नहीं पढ़ा है, वो ये याद करके गया, अब उसको के क्या दिखता है? 5, तो वो आंसर क्या लिख के आएगा? वो लिख के आएगा a0/2 इंटू 5। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आंसर क्या लिख के आएगा? a0/10। ये गलत हो जाए, ये गलत हो जाएगा। क्यों? अब तुम अपने हिसाब से आंसर लिखो, रिएक्शन दे रखी है, रेट लॉ दे रखा है, तो सबसे पहले इस रेट लॉ को, डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करते हैं। -12 dA/dt इज इक्वल टू के। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो जो टी हाफ की वैल्यू आएगी वो a0/4 की आएगी। एक बार करके देखो। यस सर। और अब आप के की वैल्यू डाल दीजिए, आपको सवाल में के तो दे रखा है, ये के उठा के यहां डाल देते हैं। अब आपका आंसर सही आएगा, तो आंसर इज a0/20। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना, कि आपको यहां पर जीरो ऑर्डर बताया गया है लिखकर, तो आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया a0/2 के, बाद खत्म। यहां पर आपको जीरो ऑर्डर बताया गया विद द वैल्यू ऑफ के, तो आपको ये के यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए ये स्टोशियोमेट्री मैटर करेगी, बिकॉज इस स्टोशियोमेट्री से ही इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में a0/2 क्या आएगा, 4 क्या आएगा, 6 क्या आएगा, वो आपको दिखाई देगा। ऊपर जो हमने 2k में के लिया है, वो के का क्या मतलब बना फिर? के हमारा रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट तो फिर वैसे डेफिनेशन वाइज तो ये होता है ना कि r इज इक्वल टू k टाइम्स a। हाँ, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू के टाइम्स इनटू a की पावर 0। अब सवाल में कुछ दिया तो है नहीं, तो मैंने उस के को रेट कांस्टेंट मान के, आप, और इन दोनों में अंतर नहीं है, तुम समझना, ये जो 2k तुमने लिखा है ये भी 2k ही है, बस फर्क इतना, इस बार का 2k डैश है, और वो k डैश 2k के बराबर है, 10 के बराबर। सर अब हमने जैसे यहाँ पे 2k को k डैश मान लिया, तो अगर हम 4k को k डैश मान लेते तो बिल्कुल मान सकते हैं आप, 4k को a0/k बन जाएगा ना फिर तो फिर a0/k बन जाए, लेकिन हाफ लाइफ तो a0/2k ही होती है ना, वो तो जनरली है ना a0/2k, तो आप इसको भी a0/2k ही समझिए ना। हर a0/, जो भी आता है, जैसे मान लो a0/6 के आ रहा है, तो आप a0/6k को भी 2k लिख सकते हैं ना, दिस इज a0/2k। ये देखिए, बस फर्क इतना है कि इस बार k डैश की वैल्यू 3k के बराबर। अगर मान लीजिए आपकी हाफ लाइफ निकल के आती है a0/8k, तो आप इसको भी a0/2k बोल दीजिए, बस फर्क इतना है कि इस बार जो k डबल डैश की वैल्यू आ रही है वो 4k के बराबर आ रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी जीरो ऑर्डर के लिए जनरल ये स्टेटमेंट देने में कोई बुराई नहीं है कि उसका हाफ लाइफ a0/2k के बराबर होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, वो k कांस्टेंट वैल्यू है, या तो जो सवाल में दी जाती है, और नहीं तो आप उसको k को एक जनरल स्टेटमेंट मान के बोल दीजिए बस। सर हाँ सर, ऐसे तो एक ही रिएक्शन के अलग अलग के नहीं आ जाएंगे? नहीं, कैसे सर मतलब नहीं जैसे अगर आ जाएंगे तब ना, जब उसने कोई k दिया हो, नहीं समझो। सर मतलब अगर वो के दे दे, अगर वो के दे दे तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर लिख देता है, तो मैं ऐसे ही अपनी तरफ से नाम ले लेता हूं, द रिएक्शन रेट टी हाफ इज a0/2k, बस खत्म, एंड दिस के इज द कांस्टेंट। अब जब उसने के की वैल्यू दे दी है, तो उस केस में तुम्हें इस के को यूज करना पड़ता है, और इस के को यूज करने के लिए आपको ये काम करना पड़ता। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये सवाल दिया जाता और इस सवाल के लिए पूछा जाता कि हाफ लाइफ क्या है, तो आप a0/2k नहीं लिखते, फिर आंसर आपका ये बनता a0/20, a0/10 नहीं बनता। इसको समझो। सर अगर के निकालने के लिए बोल दे नहीं, के निकालने के लिए तो कुछ है ही नहीं, के तो दे रखा है इस सवाल में, बस खत्म। ये तो रेट लॉ दे रखा है, टी हाफ दे दिया, a0 दे दिया, k पूछ लिया, तब तो 4k वाले यूज करना पड़ेगा ना। तब तो 4k वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो इसी को डिराइव करके निकालना पड़ेगा ना। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? मतलब तुम समझो बात। सर हमने जैसे 2k डैश 2k डबल डैश कर दिया, ऐसे हम 2 की जगह तो कुछ भी ले लेते, वो काम कर जाता। तो फिर सर उसका फिर मतलब अगर ऑप्शंस में मेरे को a0 k भी दिख रहा है, तो वो अपने आप में गलत क्यों है फिर? नहीं, ये तो तुम लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग को ये बात दो ना लगे, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं कि तुम ये कह रहे हो कि आंसर a0/4 के आ रहा है, जबकि किताब में लिखा था a0/2k। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, तुम्हारी और उस किताब की बात सेम है, तुम्हारा 4k 2k ही है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे और उसकी बात में कोई अंतर नहीं है। k इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो आप उसको 4k बोलिए, चाहे 2k बोलिए, चाहे 10k बोलिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि दोनों जगह बराबर ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि वहां पर k गिवन ही नहीं है, तो आप कंपेयर नहीं कर पा रहे कि मेरी वैल्यू आपकी वैल्यू के साथ बराबर है कि नहीं।
जैसे कुसुम कह रही है ना, 2 अलग अलग के आ जाएंगे, 2 अलग अलग के कैसे आएंगे? जब उसने के बताया ही नहीं है तो हम यही बोल देंगे जो मेरा के वही तुम्हारा भी होगा, अलग तो आएगा ही नहीं ना। नहीं समझे? सर हाँ सर, अपन इस के को भी जनरलाइज कर सकते हैं ना, जैसे जो स्टोइकियोमेट्री है उसको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, मतलब अब तुम वो अलग केस है, मतलब वो तुम्हारा वो सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जैसे करना हो। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल आएगा ना, तो वो सवाल ज्यादातर बच्चे गलत करके आएंगे अगर वो A0/2 के ही हमेशा आंसर लिख के आते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह की कोई रिएक्शन दी जाती है जिसका रेट लॉ भी गिवन हो, तो जो रेट लॉ का के गिवन है, ये जो भी चीज है हमारी, इस चीज को आपको यूज, क्योंकि आप इस 5 को लेके चलते जा रहे हैं, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, हर जगह ये 5 है, तो जैसे ही आप इस के की वैल्यू 5 रखेंगे आपको आंसर A0/20 मिलेगा। अब कोई कहेगा ये क्या बात होती है, आंसर तो A0/2 के आना चाहिए, तो ये A0/2 के, 4 के मत बोलो, इसको 2 के ही बोलो। दिस इज A0/2 के, हम इसको 4 के नहीं बोल रहे हैं, ये A0/2 के ही है। बस फर्क इतना है कि हमारा 4 के तुम्हारे 2 के बराबर, बस इतना फर्क। सर हाँ, जो 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 बच्चा ये याद करके गया कि A0/2 के होती है, हाँ, तो उसके मतलब, और उसको ये रिएक्शन दे रखी है कि 2A इक्वल्स टू प्रोडक्ट, हाँ, तो के फॉर्मूले में ये होना चाहिए कि A0/2 के होता है और के की जगह स्टोइकियोमेट्री भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो के की वैल्यू दे रखी है उसको भी रख देते हैं। अबे तो तुम इतना क्यों दिमाग ला रहे हो, तुम इतनी बातें याद क्यों करके क्यों जा रहे हो? सीधी सीधी बात याद करते हैं ना, किसी भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ A0/2 की होती है, बस खत्म हो गई बात। अब सवाल आएगा, सवाल जब आएगा तो आप हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ निकालने के वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए और रेट लॉ लेके एक एक्सप्रेशन बना के हाफ लाइफ चेक कर लीजिए बस। तो इसको याद मत करो इतना डिटेल में कि के से स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जो भी रिएक्शन दी जाएगा उसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखिए, उसको इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके अपनी हाफ लाइफ चेक कर लीजिए। ये एक जनरल मेथड याद कर लेते हैं बस, समझो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे शायद थोड़ा सा और क्लियर हो। सर मतलब जो बुकों में लिखा रहता है A0/2 के, वहां पे सही लिखते हैं, कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है सिर्फ, और वो कोई मल्टीपल हो सकता हाँ, है। वो कोई भी कुछ भी हो सकता है। वो 2 के जो हाँ। उन्होंने लिखा, दैट के इज 3 के 4 के 5 के कुछ भी, बट दैट इज अ के, कांस्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट है। क्योंकि उनको ये पता है ना कि हमने किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो दिया नहीं, हम तो एक जनरल बात बोल रहे हैं कि भाई जीरो ऑर्डर है तो A0/2 के बोल दो, खत्म हो गया। तो वही चीज हम भी बोल रहे हैं, समझ लो ना। अब जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन, एक केस और ले लेते हैं, दिस इज केस 3, ये भी अच्छा केस। मान लीजिए ये सवाल दिया जाए कि 2A और 3B मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब बताओ क्या ये देख के लग रहा है कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, आप मुझे जरा कुछ बता दीजिए। तो उसने बता दिया रेट इज इक्वल टू के इंटू A⁻⁴ इंटू B⁻⁴, ये बता दिया उसने। अब क्या ये बताया जा सकता है कि अगर T इज इक्वल टू 0 पर A का A मोल और B के B मोल लिए जाएं तो इन दोनों की हाफ लाइफ क्या होंगी, ये कैसे निकाला जाए? सर K/4 नहीं सर, दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, खट से इंटीग्रेट कर दें, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं। दोनों के लिए अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ए के लिए जब डिफरेंशियल इक्वेशन रेट की वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो -12 dA/dt आ जाएगी और वो के बराबर होगी। इससे करके देखोगे जब, तो ये आ जाएगा -dA इज इक्वल टू 2k dt। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप हाफ लाइफ के लिए सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से सब लोग अपने आप भी समझ जाओगे, T हाफ आएगी A/4k। बताओ समझे? सर ये A की हाफ लाइफ निकल के आएगी। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ A। ये समझ में आया क्या किया? यस सर। तुम चाहो तो यही इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में ही कर लेते हैं, 0 A0 T हाफ A0/2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, लिमिट चेंज करके तो भी आंसर आ जाएगा। अब बी के लिए करते हैं। क्या मैं इस रिएक्शन का रेट बी के रेस्पेक्ट में लिख सकता था? हाँ, रेट को -1/3 dB/dt भी लिखा जा सकता था। तो ये -1/3 dB/dt निकल आएगा, जिसकी वैल्यू के बराबर होगी। इससे भी तुम देखोगे अभी कि जब तुम बी की टी हाफ निकालोगे तो वो B/6 के आएगी। कुछ समझे बात? दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ बी, ये बी की हाफ लाइफ। यानी मैं बड़ी आसानी से इन रिएक्शंस के हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे डिफरेंशियल रेट लॉ गिवन हो तो मैं ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में अपने लॉ को लिखकर इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके हाफ लाइफ किसी की भी कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां तक ठीक है? यस सर। अब वो ये कह रहा है कि क्या ये हो सकता है कि दोनों की हाफ लाइफ बराबर हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या, दोनों की हाफ लाइफ बराबर हो? हमें क्या पता हो सकता है? मान लो हो सकता है, हम देखते हैं, मान लेते हैं कि फॉर इक्वल हाफ लाइफ्स
अगर दोनों की हाफ लाइफ इक्वल है तो क्या करें? हमने कहा भाई एक काम करते हैं, दोनों के टी हाफ को इक्वेट कर देते हैं। तो हमने दोनों के टी हाफ को इक्वेट कर दिया। एक का टी हाफ है a/4 के और एक का टी हाफ है b/6 के। जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो a/b की वैल्यू 2:3 निकल के आएगी। बताओ ठीक कर रहे हैं? यस यानी दोनों की हाफ लाइफ बराबर हो सकती हैं अगर ए और बी का रेशो 2:3 है। और ए और बी क्या था? इनिशियल अमाउंट। और 2:3 क्या है? स्टोशियोमेट्रिक रेशो। क्या मतलब हुआ? यानी अगर इन रिएक्टेंट्स के इनिशियल अमाउंट्स को उनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो में ले लिया जाता तो दोनों आदमियों की हाफ लाइफ बराबर होती। इसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। तुम कहोगे नहीं नहीं सर ये कैसे कह रहे हैं, जीरो ऑर्डर में ये बात हो रही है ना, हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा ना हो। तो हम फर्स्ट ऑर्डर में भी तुम्हें ये प्रूव करके दिखा देंगे कि अगर इनिशियल अमाउंट्स को उनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो में लिया गया है तो हर रिएक्टेंट की हाफ लाइफ सेम ही होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। तुम इस बात को पहले याद कर लो, हम फर्स्ट ऑर्डर में प्रूव करके दिखा देंगे तुम्हें ये बात, लेकिन तुम अब इस बात को याद करने जा रहे हो और इस बात को नोट डाल के लिख लेते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, irrespective of the order of the reaction, if the initial amounts of the reactants are in their stoichiometric ratios, then their half lives are same। और इसमें सबसे अच्छी बात है वो ये, irrespective of the order of the reaction। ये सबसे इंपॉर्टेंट। मुझे ऑर्डर क्या बेटा कि उसमें डिफरेंशियल रेट लॉ से देख सकते हैं ना कि उसमें कोफिशिएंट आ रहा है नीचे डिवीजन में उसका। हाँ मतलब ये ऐसा हो गया ना जैसे जो तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट में यही हो रहा है ना। देखो दोनों आदमियों के अगर मोल मैंने 2:3 के रेशो में ले लिए तो जितनी देर में इसके 2 खर्च होंगे उतनी देर में इसके 3 खर्च होंगे। तो जितनी देर में इसके आधे होंगे उसके भी आधे होंगे, इसके चौथाई होंगे उसके भी चौथाई होंगे, क्योंकि जो अमाउंट लिया गया है वो इनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो में लिया गया है। और यही कॉन्सेप्ट तो मोल कॉन्सेप्ट में यूज भी किया जाता है। नहीं बात को, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप, और इसका ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो ऑर्डर बोलना चाहे बोलिए, मुझे मतलब नहीं है। अगर आपने रिएक्टेंट्स के मोल्स को उनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो में ले लिया, यानी A/B/2:3, तो मुझे फिर मतलब ही नहीं है कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। ऐसी की तैसी आपके डिफरेंशियल रेट लॉ की, ऐसी की तैसी आपके ऑर्डर की। सीधा आंसर आएगा, इफ द हाफ लाइफ ऑफ A is 20 मिनट, द हाफ लाइफ ऑफ B will be 20 मिनट्स। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। कुछ समझ पाए? अभी हो सकता है तुम्हें सिर्फ एक डाउट ये आ रहा हो कि सर जीरो ऑर्डर में तो चलिए ये बात आपने दिखा दी कि इफ द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर देन द हाफ लाइफ विल बी सेम इफ द इनिशियल अमाउंट्स आर इन देयर स्टोशियोमेट्रिक रेशो। लेकिन हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर में सर ऐसा ना होता हो, तो मैं तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर में प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो अभी लेकिन इस बात को याद कर लो कि ये बात सच, इस बात को याद कर लेते हैं। समझ गए बात? सर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में हमने सीखा था कि जब हम CaCO3 का जब डिकम्पोजिशन देखते हैं तो उसमें जब हम CaCO3 का अगर अमाउंट चेंज कर देते हैं तो उसके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट पर नहीं, CO2 के अमाउंट पर। हाँ सर, तो यहाँ पे भी वही होता है, मतलब जो जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शंस होती हैं। अब नहीं यार, अब समझो बात को, वहां पर CaCO3 की कॉन्सेंट्रेशन तो कहीं यूज ही नहीं होती थी। रेट लॉ में CaCO3 की कॉन्सेंट्रेशन तो कहीं आएगी नहीं, क्योंकि वो तो सॉलिड होता है। यस सर। मतलब कुछ रिएक्शंस हैं ऐसी, मतलब हम तुम्हें जीरो ऑर्डर के एक आध एग्जांपल दे देंगे लिख के भी, लेकिन तुम इतना पता नहीं क्यों उल्टा सीधा दिमाग ला रहे हो। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन घटाने बढ़ाने से रेट पर असर नहीं पड़ता। ठीक, तो ठीक है, नहीं पड़ता है, तो ऐसे में उनका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू A⁻0, यही लॉ बनेगा। और उस लॉ को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करके आप उनकी हाफ लाइफ, फुल लाइफ, 75%, 40% कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर उनकी स्टोशियोमेट्री के साथ कोई रिएक्शन दे रखी हो तो उनको यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर ऐसी कोई रिएक्शन दे रखी हो जिनमें हाफ लाइफ इक्वेट करने की बात आती है तो उस केस में ये भी चेक कर लेंगे कि अगर उनके इनिशियल अमाउंट स्टोशियोमेट्रिक रेशो में दे रखे हैं तो उनकी हाफ लाइफ सिमिलर मानी जानी चाहिए। बस इतनी 2-4 बातें याद करनी। समझ पाए ना? यस सर। एक्सपेंसिव होगा ना रेट? हाँ, अब आते हैं इस फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में आता है। फर्स्ट ऑर्डर IIT के पेपर में जीरो ऑर्डर पर अब तक एक आध
सवाल बने तो हैं, और वो सिर्फ इसी चीज से लिंक है जो कि हमने जितना भी हमने किया है कि हाफ लाइफ का इनिशियल अमाउंट से क्या रिश्ता है, अब रेट का इनिशियल अमाउंट से क्या रिश्ता है। क्या ये कहना ठीक है कि अगर इनिशियल अमाउंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगी? अरे हाँ भाई, हाफ लाइफ इज ए नॉट बाई 2k। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे भी सवाल, इस बार का भी सवाल था, इस बार के एडवांस के पेपर का भी एक सवाल था जिसमें इन्हीं सब बातों को लिंक करना था, मैच द कॉलम वाला सवाल था कि अगर आपने इनिशियल अमाउंट को डबल कर दिया तो टी हाफ की वैल्यू डबल हो गई या आधी हो गई, ऐसे करके तो आपको ऑर्डर वगैरह प्रिडिक्ट करने थे। तो यानी हमें इन्हीं बातों का जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ध्यान रखना। ठीक, अच्छा अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फिर वही वाली बात आती है, सर रिएक्शन को देखकर तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ये मान लेते हैं जैसे आपने पहला केस लिया, ए गिव्स प्रोडक्ट, क्या इसको देखकर तुम्हें लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? नो सर, हमें देख के कुछ नहीं पता चलता, देख के कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन सर इस बात को देख के कुछ कुछ लगता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक, फिर वही सवाल आता है कि सर इसका हाफ लाइफ निकालिए, इसका कंप्लीशन टाइम निकालिए 75%। क्या अब तुम समझ रहे हो लॉजिक क्या हो रहा है कि क्या क्या तरीका हाफ लाइफ फुल लाइफ निकालने का? डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट कर दो। समझ में आई बात? यस अब तो कोई भी ऑर्डर दे दीजिए सर, मैं आपको सारे आंसर बता दूंगा। कोई रिएक्शन लिख के दे दीजिए, उसका कोई भी रेट लॉ लिख के दे दीजिए, बस रेट लॉ दे दीजिए, क्योंकि रेट लॉ में खुद नहीं बना सकता किसी नेट रिएक्शन का, तो रेट लॉ आप लिख के दे दीजिए, मैं इंटीग्रेट करना जानता हूं, मैं इंटीग्रेट करके हाफ लाइफ फुल लाइफ सब कुछ कैलकुलेट कर लो। ये है ये पूरा चैप्टर, समझ रहे हो? यानी इस पूरे चैप्टर में डिफरेंशियल रेट लॉ और उसको फिर इंटीग्रेटिंग रेट लॉ में कन्वर्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो अगर मान लीजिए ये डिफरेंशियल रेट लॉ दे रखा है, तो मैंने फटाक से रेट की वैल्यू लिख दी माइनस डी ए बाई डी टी, और जैसे ही आप इसको माइनस डी ए बाई डी टी लिखेंगे, आप इस बार के इंटू ए लिखेंगे, और मुझे लगता है इस बार इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। दिस इज डी एक्स बाई एक्स विच इज के डी टी, और सारी दुनिया जानती है कि जीरो टाइम पर अगर मैं ए नॉट हूं तो टी टाइम के बाद मैं ए टी हो जाऊंगा, लेकिन इस बार डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स के बराबर होगा। सो दिस इज एल एन ए नॉट बाई ए टी, दिस इज इक्वल टू के टी। So K is equal to 1 by T ln A naught by AT। ये एक एक्सप्रेशन होगा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में भी इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही साथ कितना अमाउंट बच गया या क्या जीरो ऑर्डर, इसमें फर्क समझ में आ रहा है ना? इस बार इंटीग्रेशन में फर्क आ रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि जो AT की वैल्यू आ रही है, जैसे वहां निकाली थी, AT की वैल्यू A नॉट इंटू ई रेस पर माइनस KT से निकाली जाए। दिस इज AT, ये यहीं से आता है। तुम मैथ्स के स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ भी रहोगे क्या कर रहे हैं। AT इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस KT। अब बताओ जरा टी हाफ निकालते हैं। टी हाफ का मतलब क्या हुआ? AT की वैल्यू ए नॉट बाई 2। ए नॉट बाई 2। अब जरा AT की जगह ए नॉट बाई 2 डाल दो तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। दिस टी हाफ इज ln 2 बाई k। अपनी कॉपी में करके देखना, और ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। सो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ इज ln 2 बाई k 0.693, और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट। ए को दुगना कर दो तो भी वो 50 मिनट में आधा हो जाएगा, ए को 4 गुना कर दो तो भी वो 50 मिनट में आधा हो जाएगा। उसको अपने गिवन अमाउंट का आधा होने में हमेशा एक फिक्स टाइम लगेगा, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डीके फॉलो करता है तो। अच्छा, इसका कंप्लीशन टाइम अगर निकालना हो तो टी 100% कैसे निकालें? टी 100% का मतलब है AT की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यस सर। और AT की वैल्यू 0 कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर AT 0 हो गया तो T की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। सो द कंप्लीशन टाइम इज इनफाइनाइट, यानी बहुत दिनों बाद शायद ऐसा हो सकता है कि ये आदमी पूरा का पूरा खत्म हो जाए। अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी खत्म नहीं होती, रिएक्टेंट कभी भी 0 कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर सवाल में ये वर्ड यूज किया जाए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो तुम मान लेना कि रिएक्टेंट को खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। अदरवाइज थ्योरेटिकली मतलब ऐसा हो गया ना, जैसे मैं 100 हूं तो 50 मिनट में 100 का 50 हो जाऊंगा, अगले 50 मिनट में 50 का 25 हो जाऊंगा, अगले 50 मिनट में 25 का 12.5 हो जाऊंगा, अगले 50 मिनट में 12.5 का 6.25 हो जाऊंगा, मैं 6.25 3.25 होता चला जाऊंगा, लेकिन सर 1 बाई समथिंग हो जाऊंगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये फर्स्ट ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, इसके कंप्लीशन टाइम को इनफाइनाइट कंसीडर किया जाएगा। हाँ, इसका हाफ लाइफ ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से। 100 ग्राम लोगे तो भी आधा होगा 10 मिनट में, 50 ग्राम लोगे तो भी आधा होगा 25, मतलब जो लोगे उसका आधा वो एक फिक्स टाइम में होगा, बात खत्म। इसका इनिशियल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। जबकि जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं था, जीरो ऑर्डर में अगर अमाउंट ज्यादा लोगे तो उसकी हाफ लाइफ ज्यादा निकल के आएगी, अमाउंट कम ले लोगे तो उसकी हाफ लाइफ कम निकल के आ जाएगी। यानी वो फर्स्ट ऑर्डर, वो जीरो ऑर्डर, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ टी हाफ का रिश्ता था, लेकिन जीरो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ का इनिशियल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। टी हाफ की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सर ये कार्बन डेटिंग में होता है ना? कार्बन डेटिंग में कुछ यही बात आती है और इसी को यूज भी किया जाता है। जब आदमियों की फॉसिल्स वगैरह की एज निकालते हैं तो थोड़ा सा इस बात का इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ समझ में आई यहां तक बात? यस सर। अच्छा, आप जरा जल्दी से सोच के बताओ कि अगर तुमको मान लीजिए ये पूछा जाए व्हाट इज T 99.9%, ये एनसीईआरटी का सवाल है। 99.9% का रिलेशन बताना है, मतलब अब और तमीज से अगर लिखें सवाल को तो ऐसे लिख देते हैं, T 99% इज इक्वल टू एक्स टी हाफ, ये। और आपको बताना है वैल्यू ऑफ एक्स, और आंसर है 510 या कुछ भी ले लेते 50। T 99.9%, और ये हमने बता दिया दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ये बताया गया है फर्स्ट ऑर्डर। सर रिएक्शन वही पिछली वाली है? हाँ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 99% और T हाफ का क्या रिलेशन बनता है, ये सोचना। बताओ, ये समझ में आया? यस सर। बस अब इसी को यूज कर लेते हैं। क्या था हमारा? T इज इक्वल टू 1/k ln A0 बाई 80, और 80 की जगह आ जाएगा A0 बाई 1000। सो दिस T हो गया हमारा 99.9। तो दिस T 99.9 इज इक्वल टू ln के साथ आ जाएगा 1000, ln 1000 बाई k। चलिए ln 1000 की वैल्यू रखते हैं। ln 1000 विल बी 2.303 log 1000 अपॉन k, और log 1000 सबको पता है 2.303 इंटू 10 की पावर 3 दैट इज 3 अपॉन k। दिस इज 6.909 बाई k। और सही से लिखें तो इसको लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑलमोस्ट 0.693 बाई के, यानी ये आपका बन गया 10 टाइम्स। कुछ समझ में आया क्या किया? ये कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ln को log में कन्वर्ट करना, तो जब कभी भी ln को log में कन्वर्ट करते हैं, हमने देखा था 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ln 1000 विल बी 2.303 log 1000। log 1000 पता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 में 3 बाहर आ जाएगा, और log 10 1 होता है, तो 3 बाहर आ गया, log 10 हट गया, तो 2.30333। दिस इज 6.9, 6.9 इज 10 टाइम्स 0.69। बात समझ रहे हो? और ये क्या होता है, ये वाला ये टी हाफ, तो इसका मतलब 10 गुना टी हाफ के आसपास, लगभग T 99.9%। यानी सोचो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, 10 टी हाफ निकल गई। सोचो 11वीं टी हाफ भी निकालोगे तो भी ये 100 नहीं होगा,
लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि इतने लंबे समय की आप बात कर रहे हैं कि लगभग लगभग जीरो कंप्लीशन, मतलब 100% कंप्लीशन माना जा सकता है अगर आप वर्ड यूज करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम के केस में आप जो है कंप्लीशन को 100% मान सकते हैं और 80 की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं, लेकिन तब जब सवाल में लॉन्ग टाइम या इनफाइनाइट टाइम वर्ड यूज करे तो। समझ पाइए, ये समझ में आया क्या किया हमने? यस ये वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमारी अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी ना कि के टी इज इक्वल टू ln a नॉट बाई एटी, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो निकालना निकालते रहिए। आपको 75% चाहिए 75% निकाल लीजिए। बस 80 का बात ध्यान रखिएगा, 80 इज नॉट कंज्यूम्ड, 80 इज लेफ्ट। वो लेफ्ट अमाउंट मुझे मतलब है, और यहां जो टी लिखा जाता है ये वो टी है जो गुजर चुका, यानी गुजरा हुआ वक्त है ये, और आपको वैल्यू रखनी है बचे हुए एक ही, वो सही करना। अब जैसे यहाँ 99.9% का कंप्लीशन है, तो मैंने 80 निकाला 0.1% से, 99.9% से नहीं निकाला, 0.1% से निकाला और उसको सॉल्व किया। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे ना क्या फर्क है 80 और इसमें। यस सर। चलिए एक केस और ले लेते हैं। अब केस क्या, बल्कि पहले तो एक आध ग्राफ जल्दी जल्दी बता दो। कुछ ग्राफ अगर मान लीजिए ऐसे ही हमसे पूछा जाए कि भाई साहब जरा रेट का कर्व बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं यार, रेट और टाइम का क्या ग्राफ बनेगा, या फिर 80 और टाइम का क्या कर्व बनेगा, या फिर और भी कुछ भी बना सकते हैं। मतलब हम तो ऐसे जल्दी जल्दी कुछ भी खींच लेते हैं। ए नॉट माइनस 80 का टाइम के साथ क्या कर्व बनेगा। तो मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले मैं 80 और टाइम का कर्व खींचूं सबसे पहले, तो जो अभी एक्सप्रेशन था हमारे पास वो था 80 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस के टी, ये एक्सप्रेशन। तो साफ समझ में आ रहा है जो 80 है, जीरो टाइम पर 80 की वैल्यू ए नॉट, ये तो क्या ही लॉजिक, ये तो हमें पता ही है कि जीरो टाइम पर 80 इज द लेफ्ट अमाउंट एंड दैट लेफ्ट अमाउंट विल बी ए नॉट। बताओ सही है ये? और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा 80 की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन इसका घटना एक्सपोनेंशियली घट रहा है, ये देखिए आप, जीरो कभी नहीं होगा। कुछ समझ में आई बात? यस सर। यानी 80 का टाइम के साथ कर रहा है। हाँ जैनिश कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, और दूसरा अगर रेट का कर्व बनाना है टाइम के साथ, तो क्या पढ़ा था अभी हमने? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, एंड व्हाट इज ए? दिस ए इज द अमाउंट ऑफ ए। हर वक्त ए की वैल्यू 80 होगी, और ये ए टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सॉरी टाइम डिपेंडेंट है एक्सपोनेंशियली, तो रेट भी एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगा टाइम के साथ। कुछ समझे? यानी आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस इज के इंटू ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस के टी। एक ही बात है, क्योंकि ये ए हमारा यही है, यानी ए हमारा वो अमाउंट है जो किसी भी इंस्टेंट पर आपको चाहिए, और किसी भी इंस्टेंट पर एक अमाउंट 80 से रिप्रेजेंट होता है, और 80 टाइम के साथ ऐसे डिपेंड करता है, तो रेट भी टाइम के साथ ऐसे डिपेंड करता है। यानी ये कर्व भी बिल्कुल वैसे ही, दिस इज द पॉइंट विच इज के नॉट, और ये ऐसे करके गिर जाए। क्लियर? यस और जब ए नॉट माइनस 80 का कर्व बनाएंगे तो क्या होगा? व्हाट इज ए नॉट माइनस 80? लेफ्ट और कंज्यूम्ड? कंज्यूम। तो शुरू में कितना कंजम्पशन है? जीरो टाइम पर कितना कंजम्पशन है? जीरो। और मैक्सिमम कितना कंजम्पशन हो सकता है? ए नॉट से ज्यादा तो नहीं खर्च हो सकता। इसका मतलब ये हुआ सर, ए नॉट की लाइन खींच लेते हैं, ये आपका ए नॉट की लाइन है, और ये मैक्सिमम कंजम्पशन आपका ए नॉट। सर इसका एक्सप्रेशन निकालने का कोई तरीका भी है? कौन सा एक्सप्रेशन? ए नॉट माइनस 80 का एक्सपोनेंशियल वाले से निकल जाएगा ना। मतलब तुम ये कह रहे हो कि इसका कर्व कैसे बना, ये कह रहा है? सर ये कर्व वैसे समझ में तो आगे टेक्निकली ऑब्जर्वेशन के अब वो फिर मैथ्स का है अपना, अब मुझे तो इतना याद नहीं है। मतलब मैं ऐसा इतना ही बता सकता हूँ, जैसे ए नॉट माइनस 80 को अगर हम ये लिख लें, ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई रेस पर माइनस के टी, और ए नॉट को कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस ई रेस पर माइनस के टी बने। तो ये कर्व अगर तुम खींचना जानते हो, मतलब समझ रहे हो, ये ए नॉट माइनस 80 जो कि वाई एक्सेस है, दिस इज वाई, और टी हमारा एक्स, यानी अगर तुम्हें ये वाले मैथ्स में ये अगर तुमने पढ़ा हो कभी 1 माइनस ई रेस पर माइनस के एक्स, तो फिर हो सकता है ना। तो मेरे ख्याल से ये शायद इसी टाइप का कुछ बनता होगा एक्सपोनेंशियल कर्व, जो ओरिजिन से पास होगा, तो ये बन जाएगा। एक केस और ले लेते हैं, और अच्छा केस ले लेते हैं। 2a, अब ये मुश्किल है यार, ये तुम नहीं बता पाओगे।
लेकिन फिर भी चलो एक बार 1 सेकंड के लिए कोशिश करके देखते हैं। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही है। अब दिख रही है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी रेज पावर 0। अब दिख रही है? यस सर। आप तो दिख रही है सर, बिकॉज दिस इज 1 एंड दिस इज 0, सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, आप बता सकते हैं अगर t इज इक्वल टू 0 पर ये a और ये b हो तो दोनों लोगों की हाफ लाइफ क्या हो? अब ये मुश्किल। सर ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल लगा देंगे और बी का अलग निकाल लेंगे। करो, ये दिक्कत होगी, करके देखो। ए के लिए तो मुझे लगता है तुम कर लोगे यार, मतलब कम से कम। चलो एक काम करते हैं ना, ए के लिए निकालते हैं। ए के लिए रेट कैसे लिखोगे? -1/2। ये ठीक है ये? यस सर। क्योंकि बी तो है ही नहीं, तो ये और ये तो इंटीग्रेट हो ही सकता है ना, ये तो इंटीग्रेट हो सकता है। तो चलिए ये तो बड़ा आसान हो गया। AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई रेस पावर -2KT। बताओ समझे? यस सर। अगर हाफ लाइफ चाहिए तो तुम अपना करके देख लो। AT की जगह A0/2 डाल देते हैं, तो AT की जगह जब A0/2 डालोगे, कट कटा के T की जो वैल्यू आएगी दैट इज T हाफ ऑफ A, वो आएगी ln2/2K। तुम कहोगे सर ये तो नया निकाल दिया आपने, अभी तो बता रहे थे ln2/K होती है। ये ln2/K ही है, बात समझे कि नहीं? हाँ सर, ये K ही है, इसमें परेशान। दिस इज K, ln2/K। लेकिन क्योंकि K आपने सवाल में दिखाया है तो उसी K को रख रहा हूं मैं। ये वो K है जो आपने दिखाया है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो द हाफ लाइफ ऑफ A इज ln2/2K। इस सवाल में A की हाफ लाइफ ln2/2K, वेयर K इज दिस। चलिए ठीक सर, अब A और B का एक इक्वेशन रिलेशन आ जाएगा, dA/dt 1/2 इज इक्वल टू dB/dt 1/3। नहीं, अब तुम मुझे B की हाफ लाइफ निकाल के दिखाओ, यही तो मुसीबत है भाई साहब। सारी दर्द यहीं तो आ रही है कि B की हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। चलिए B के लिए सर जो कल हमने इक्वेशन बनाई थी ना, -dA/2 dA/dt, और उसको हम रेट वाले में पुट कर देंगे, जहां से A का एक्सप्रेशन के बीच में वो आ जाएगा। सर इसकी जगह हम उसमें पुट करेंगे अब -1/3 dB/dt इज इक्वल टू -1/2 dA/dt। उससे B और A के बीच में रिलेशन आएगा। तुम, मैं समझ नहीं पा, तुम मुझे आंसर बताओ बस। ओके सर। मुझे B की हाफ लाइफ बताओ क्या होगी। ये तो सब लोग मानते हैं, जिस तरह से अभी हमने 0 ऑर्डर के लिए किया था वहां दिक्कत हुई थी, मतलब वहां वैसे करने से दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां क्या था, A के रेस्पेक्ट में भी 0 था, B के रेस्पेक्ट में भी 0 था। तो A के रेस्पेक्ट में हाफ वो लिखा डिफरेंशियल रेट लॉ, और उसको इंटीग्रेट करके A की हाफ लाइफ निकाल ली। फिर B के रेस्पेक्ट में लिखा, उसको इंटीग्रेट करके B की हाफ लाइफ निकाल ली। यहां दिक्कत क्या है कि A के रेस्पेक्ट में लिखने से इंटीग्रेट करके A की हाफ लाइफ तो आ जाएगी, लेकिन जब यही रेट B के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां B है, यहां A है। समझ लो कि नहीं बात को? ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे आप आसानी से। तुम गणित के स्टूडेंट हो, तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। सर A की वैल्यू जो होगी वो होगी A0 इंटू ई रेस पावर -2KT। बताओ समझे? यस सर। तो अब सर मैं T के रेस्पेक्ट में और ये सब ड्रामेबाजी कुछ कर सकता हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल है सर, ये बड़ा झंझट हो रहा है। कुछ और सोचना चाहिए। एक रिलेशन आया 3/2 टाइम्स AT माइनस इनिशियल वाला A ब्रैकेट में प्लस B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब इसमें डाल देंगे A की वैल्यू, तो A0 e की पावर -2KT वाली। एक बार सॉल्व करके बताओ भाई, मुझे इस B की हाफ लाइफ बता दो बस, और मैं तुम्हें अपना एक सीधा एक तरीका भी बताऊंगा, और वही यूज करना भी है ताकि हम दूसरे लोगों की हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सके विद द हेल्प ऑफ उस आदमी के जिसको मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। तुम ये बताओ, क्या ये कहना ठीक है कि इस सवाल में A के बारे में आप दुनिया जानते हैं? ये बात सही है कि नहीं? सर एक्सप्रेशन बताओ। हाँ बताओ सर। ये है 3/2 A0 e की पावर -KT -2KT -A0 ये है क्या? प्लस B0 इज इक्वल्स टू BT। काफी हद तक सेम आया मेरा भी एक्सप्रेशन। तुम मुझे हाफ लाइफ बता दो भाई, B की हाफ लाइफ। मैं तो बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे B की हाफ लाइफ, हाँ हाफ लाइफ बता दो, और वही हाफ लाइफ ही यहां से निकाल लेंगे बड़ा आसानी से, जैसे तुम लोग बता रहे हो वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस तरह से बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि मुझे A के बारे में क्योंकि सब कुछ पता है, इसलिए मैं A से सब कुछ पूछ सकता हूं, इवन A से B की हाफ लाइफ भी पूछ सकता हूं। समझो?
क्या ए का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर आधा टाइम, चौथाई टाइम, जो भी कुछ करना है हम कर सकते हैं ना, ए के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कितनी देर बाद ए कितना बचा, कितना घटा, सब निकल आएगा। तो एक काम करते हैं ना यार, इसी ऐसे पूछते हैं बी की हाफ लाइफ क्या है। ऐसा करते हैं टी इज इक्वल टू टी टाइम पर ये घटकर ए माइनस एक्स हो जाएगा और ये बी माइनस 3x/2 हो जाएगा। बताओ ठीक है ये? यानी अगर ये x घटेगा तो ये b माइनस 3x/2 बचेगा। चलिए ठीक है। अब ये बताओ b की हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता क्या, जो बच गया वो b/2 ही तो होना चाहिए। अगर आप b की हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो बचा हुआ अमाउंट b/2 ही तो होना चाहिए। यानी b माइनस 3x/2 की वैल्यू b/2 होनी चाहिए। अच्छा सर बस एक दर्द है, ये x नहीं पता है सर। अगर x पता चल जाए तो मैं अभी टी हाफ निकाल लूंगा। x की वैल्यू उससे पूछो ना जिसके बारे में सब कुछ जानते हो। इसके बारे में तो सब कुछ जानते हो। x क्या है? कंज्यूम्ड अमाउंट। अरे सर मैं तो सब निकाल लूंगा, कंज्यूम्ड, बचा, आधा, चौथाई, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। अब जरा करते हैं जरा, a माइनस एक्स इज द लेफ्ट अमाउंट। अब जरा अपने आप समझ अपना सॉल्यूशन बताओ क्या है। हाँ सर -1/2 के ln 1 माइनस b/3 है। हाँ कुछ यही आएगा। एक बार तुम अभी मैच करना एक बार, कुछ यही आएगा। देखो यहीं से भी समझ में आ जाएगा। ये a माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बताओ ये सही लिखा कि नहीं मैंने? at इज इक्वल टू a नॉट इंटू ई रेस पावर माइनस 2 kt, यही होता है? नहीं समझ रहे हो क्या? at इज द लेफ्ट अमाउंट। तो ये इससे x की वैल्यू निकल आई, खत्म हो गया सवाल। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू a 1 माइनस ई रेस पावर माइनस 2 kt, ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। चलिए आ गया b की हाफ लाइफ। फॉर टी हाफ ऑफ b क्या करेंगे? b की हाफ लाइफ निकालने के लिए b माइनस 3/2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है? a 1 माइनस ई रेस पर माइनस 2 kt। और हाफ लाइफ निकालनी है तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? p/2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहां से t की जो वैल्यू आएगी वो b की हाफ लाइफ होगी। आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये 1/2 के ln शायद 3a/3a माइनस b आएगी। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे सर? ये वाला भी उधर भेज देंगे, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग लेके सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू निकल के ही आएगी। यार तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, कर पाओगे इसको अपने आप, या मैं करके दिखाऊं ये आगे का? तुम सिर्फ इसको सॉल्व करो पूरी इक्वेशन को। चलो कर ही लेते हैं। b माइनस 3/2, हाँ सेम आएगा इसमें। b माइनस 3/2, एक्स की वैल्यू कितनी थी? एक्स की वैल्यू थी 3/2 इंटू ए, ये तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू ए 1 माइनस ई रेस पावर माइनस 2 kt विच इज इक्वल टू b/2। चलिए b को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 a 1 माइनस ई रेस पावर माइनस 2 kt इज इक्वल टू b/2। चलिए 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई रेस पावर माइनस 2 kt इज इक्वल टू b/3a। इससे e की पावर, ये तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, तुम मैथ्स जानते हो, मैं बहुत लंबा कर रहा हूं, तुम सब ये बहुत जल्दी कर सकते हो। ई रेस पावर माइनस 2 kt की वैल्यू 1 उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 3a माइनस b/b, नहीं 3a माइनस b/3a। और इससे नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आएगा 2 kt इज इक्वल टू ln 3a/3a माइनस b। तो t इज इक्वल टू 1/2 के ln 3a/3a माइनस b। ये है मेरी हाफ लाइफ। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ b। तो ऐसी जबरदस्ती लंबा कर रहे हैं, मतलब तुम अपने आप करोगे तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। मतलब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, ये जो तुम लोग कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें लिखनी आती हैं, हमें इनके डिफरेंशियल इक्वेशंस को ए और बी को आपस में लिंक करना भी आता है, तो हम घुमा फिरा के कर लेंगे सर, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक? जिसको इंटीग्रेशन आता है वो कर सकता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, जैसे ये वाली बात, जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है, मैं ए के बारे में सब कुछ जानता हूं, क्या तुम बताओ ए का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकता है कि नहीं देखकर आसानी से? तो अगर ये सॉल्व हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ये देखिए, कुछ समझ रहे हो कि नहीं?
यस सर। यानी जो हमारा AT है वो है A माइनस एक्स और जो A0 है वो A है। तो इसका मतलब ये हुआ इस एक्सप्रेशन में AT की जगह A माइनस एक्स और A0 की जगह A रखकर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा बस। यानी जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है मैं वहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं और उस x की वैल्यू को हर जगह पुट करके, जैसे मान लीजिए एक और रिएक्टेंट होता C, तो वो उस x की वैल्यू को C के अंदर डाल देता और उसको C/2 से इक्वेट कर देता तो C की हाफ लाइफ आ जाती। D के अंदर डाल देता, D/2 से इक्वेट कर देता, D की हाफ लाइफ आ जाती। यानी एक बार जिसके बारे में सब कुछ पता है वहां से x की वैल्यू निकालो, यहां पुट करो, B/2 से इक्वेट करो, B की हाफ लाइफ, यहां पुट करो, C/2 से इक्वेट करो, C की हाफ लाइफ, यहां पुट करो, D के अंदर पुट करो, D की हाफ लाइफ। यानी कहने का मतलब ये हुआ एक बार वो x पता चल जाए, जो कि पता चल जाएगा एक आदमी से, और उसको आप जगह जगह पुट करते रहिए और गिवन वैल्यू को हाफ से इक्वेट करते रहिए, आपको हर आदमी की हाफ लाइफ मिल जाएगी, कुछ भी झंझट नहीं करना पड़ेगा। यानी इस बार जब हाफ लाइफ आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हाफ लाइफ इस बार ये निकल के आएगी। अच्छा, क्या ये दोनों हाफ लाइफ आपस में बराबर हो सकती, हो क्या सकती है? कर लेते हैं, अब हो सकती है तो हो सकती है। फॉर इक्वल हाफ लाइफ क्या करना चाहिए दोनों को इक्वल करने के लिए? एक हाफ लाइफ कितनी थी? ln 2/2k। एक की हाफ लाइफ कितनी थी? यस सर। ln 2/2k। अच्छा, और b की हाफ लाइफ कितनी है? b की हाफ लाइफ है, अभी हमने निकाली थी 1/2k ln 3a/3a माइनस b। इसको देख के लगता है 2k कट जाएगा और ये 2 मेरा ये बन जाएगा। बताओ समझ रहे हो? यानी 3a/3a माइनस b जो है वो 2 है। इससे a/b कैलकुलेट करो, वो 2:3 आएगा। क्या पता चला? हाफ लाइफ बराबर होंगी तब जब इनिशियल अमाउंट्स उनके स्टोशियोमेट्रिक रेशो में लिए जाएंगे, और ये बात आपने फर्स्ट ऑर्डर में भी प्रूव करके देख ली। इसलिए अब इस बात को याद कर लेते हैं, मुझे ऑर्डर से लेना देना नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। इफ द हाफ लाइव्स आर इन द स्टोशियोमेट्रिक, इफ द इनिशियल अमाउंट्स आर इन द स्टोशियोमेट्रिक रेशोस, देन हाफ लाइव्स आर सेम। सर हाँ सर, एक डाउट था पीछे हाँ कि अपन ये जो मोल में जो लगाते थे लिमिटिंग एजेंट वाला, किसके एक्स क्या मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में लगाते थे, हाँ वो मतलब यहाँ पे कैसे लगा रहे हैं? जैसा आपने कहा था ये तो किसी और से भिड़े होंगे, ये अपने पास में नेट रिएक्शन है, हाँ। तो अपन ऐसे कैसे लगा सकते हैं कि ये तो किसी से भिड़ के आए होंगे? नहीं नहीं, ये तो भी हो, तो नेट रिएक्शन को ही देखकर ये बोल रहे हैं कि अगर इसका x अमाउंट खर्च होगा तो उसका 3x/2 खर्च होगा। ये तो मोल्स की रिएक्शन है, ये तो मतलब ये तो हो ही रही है, ये रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन A और B के बीच में जो भी चल रहा है वो इसी हिसाब से चल रहा है कि मेरे जो मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं वो आप नेट रिएक्शन देखकर ही प्रिडिक्ट करिएगा, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप्स तो दिए नहीं जाएंगे। तो जो आपको नेट रिएक्शन दे रखी है उसको देखकर ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर A के 2 मोल कंज्यूम होंगे तो B के 3 मोल कंज्यूम होंगे। यानी अगर इसका x कंज्यूम होगा तो इसका 3x/2 होगा। वो अलग बात है कि इसके x मोल इसके 3x/2 के साथ डायरेक्ट भिड़ रहे हैं नहीं भिड़ रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं। समझ रहे हो ना? सब लोगों को ये बात समझ में आ गई अब? यस सर। हाँ सर, एक मेरे पास एक रेट का एक्सप्रेशन है, हाँ k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन में x0 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ x। हाँ, इसका ग्राफ पूछा है रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट। देखो अब ये यार तुम वो सवाल पूछ रहे हो जो हमारे रेंज के बाहर है, ये तो यार मैथ्स का सवाल है भाई। सर है तो मैथ्स का, लेकिन इस सवाल में मेरा ग्राफ बन रहा है और वो ऑप्शन में नहीं दे रखा। इसी साल का तो क्वेश्चन है ये, एडवांस का। नहीं तो तुम ग्राफ मत बताओ, इस बार का अगर एडवांस का सवाल है तो ग्राफ दिए गए थे, उसमें हाँ दिए गए थे, और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि शुरू के टाइम पर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है या बाद के टाइम पर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तुम पूरा सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल बनाया था ये। इसमें लिखा है अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। इसका मतलब, उसका मतलब ये हुआ कि अगर जितनी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप एक्स की लेते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो जो कर्व बनेगा वो कर्व अलग अलग लॉ फॉलो कर रहा है। आप एक पर्टिकुलर रेंज में देखेंगे तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रेंज में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। अच्छा तुम समझो, तो इसलिए वो कर्व आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो उन्होंने कर्व्स दे रखे हैं आप उनको चेक करिए और उनसे मैच करने की कोशिश करिए बस। बहुत अच्छा सवाल बनाया था और मुझे लगता है इस सवाल पे बोनस भी मिला होगा बच्चों। ओके सर। तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो अगली क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के सिंपल केसेस ऑलमोस्ट कर लेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कॉम्प्लेक्स केसेस करेंगे, आप फिर उसके बाद कुछ और बातें इसी के अंदर चलेंगी। आज इतना ही करते हैं, बाय बाय। एक सेकंड यार, इसका वो ले लेते हैं अब QR कोड। सर लास्ट क्लास के भी PDF अपलोड नहीं हुआ। अच्छा सर गए नोट्स। सर नोट्स गए। अबे ये क्या हुआ?
भाई सर अब नहीं आएंगे। सर अब नहीं आएंगे। सर एक बार देख लो। अबे यार ऐसा भी होता है क्या? फिजिक्स में कोई हो रहा नहीं, है। रिकॉर्डिंग से बना लेंगे। अरे यार रिकॉर्डिंग से तो सर चलो। जिसने लिखे होंगे वो ग्रुप में भेज देगा। हाँ यार कुछ कर लो भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। सर हाँ सर अगर फिनॉल है हम्म उसके पैरा पे अगर NH2 लगा हुआ है हम्म और मैं इसको एसाइलेट कर रहा हूँ तो फिर क्या बनेगा? मतलब दोनों पे होगा सब्स्टिट्यूशन या फिर सिर्फ अल्कोहल वाले पे या सिर्फ OH पे होगा? मतलब देखो NH2 भी एसाइलेट होकर NHCO CH3 बना सकता है और OH भी एसाइलेट करके ये काम कर सकता है। अब तुम्हें डिसाइड ये करना है कि N का लोन पेयर एसाइलेट होने जा रहा है या फिनॉल का O एसाइलेट होने जा रहा है। तो O का लोन पेयर अटैक करेगा तो OCO CH3 बनेगा, N का लोन पेयर अटैक करेगा तो NHCO CH3 बनेगा। अब आप डिसाइड करिए N का लोन पेयर आसानी से अटैक करेगा या O का लोन पेयर, कुछ सोचो। सर तो दोनों का नहीं बन सकता, मतलब नहीं वो अगर ये सवाल दिया है तो यही फिर तो सवाल बेकार हो गया ना, मतलब अब सवाल की रेल खुद ही पीट रहे हैं हम। सवाल तो अच्छा ये है ना कि कोई बच्चा OCO CH3 बनाने जा रहा है या NHCO CH3 बनाने जा रहा है, ये सवाल अच्छा हो गया ना। सर वो ऑप्शंस में वो चारों ऑप्शन गिवन है, मतलब कि नहीं तो ये दोनों पे तो मेरे हिसाब से दोनों जगह नहीं होना चाहिए, वो तो मजा नहीं आएगा, फिर किसी एक जगह पर ही होना चाहिए। ठीक है सर, है ना, तो और ज्यादा चांस यार ये बताओ ये आएगा कैसे भाई? सर एक बार वापस खोल के देख लो। अबे यार ये तो 0 हो गया भाई।